Hello everyone, this is Jyotsna and in this video we are going to talk about resource planning. अब तक की पिछले वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था दैट व्हाट आर रिसोर्सेज और हमने उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, बट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ा, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी चीज़ करती है उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से हमने इन रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, इतना इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया कि इसकी वजह से बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी अराइज हुई। तो ऑब्वियस ही बात है, रिसोर्सेज का एक जुडिशियस यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि हम इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, ये रिसोर्सेज सब तक पहुंच सकें और सस्टेनेबली डेवलप हो सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल को हम अचीव कर सकें, तो रिसोर्सेज की प्लानिंग, उनका जुडिशियस यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर खासकर स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड वी हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इंडिया में कई ऐसी रीजन है जहाँ पे एक रिसोर्स की अबंडेंस है, तो कई ऐसी रीजन है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करो तो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनरल और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट की बात करोगे तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। वहीं अगर हम राजस्थान के एरिया में चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे पानी के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। वहीं अगर हम लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो वो कंट्री से पूरी तरह से एक आइसोलेटेड एरिया में चला जाता है। वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, टूरिज्म के लिए लद्दाख इज़ वेरी गुड, बट वहाँ पे वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वाइटल मिनरल्स अवेलेबल नहीं है। तो ये हमें दिखाता है कि इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं, डाइवर्सिटी अलग अलग है। किसी एक एरिया में वही रिसोर्स कम है तो किसी एरिया में वही रिसोर्स ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। सो जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है कि स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया हम रिसोर्स को प्लान करें, उनके डेवलपमेंट को प्लान करें और उसी के अकॉर्डिंग उस रिसोर्स को यूज़ भी किया जाए, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्स प्लानिंग, राइट, स्पेशली इन इंडिया, तो रिसोर्स प्लानिंग को हमने 3 मेजर प्रोसेस में डेवलप कर रखा है कि अगर हमें किसी कंट्री में, इंडिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, अगर हमें इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को लाना है तो क्या 3 प्रोसेसेस होंगे, किन 3 स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा। अब हमें किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, प्लान करना है, तो पहला तो स्टेप यही होगा कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अबंडेंस में अवेलेबल हैं, राइट। सो पहला स्टेप तो यही हो जाता है दैट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ कंट्री, कि भाई कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, इधर उधर जाओगे, लोगों से पता करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो आप पता करोगे कि रिसोर्सेज कहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि भाई अब हमें पता चल गया कि इन एरियाज में रिसोर्सेज हैं, और अब सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, आप एक प्लान बनाओगे कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे एलिसिट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू विल मेक विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, आप स्किल पता करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करोगे कि आप इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सको। एंड थर्ड स्टेप विल बी स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, आप देखोगे कि ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हमारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ कैसे चल रहे हैं, पैरेलली कैसे चल सकते हैं, राइट। इंडिया ने बहुत ही कंसर्न्ड एफर्ट्स करे हैं हमेशा इन अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। 1950 से जो भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उसके बाद से ही इंडिया ने ये ध्यान रखा कि हम रिसोर्स प्लानिंग को अपने साथ रखें, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ एंडोर्ड विद डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी कंट्री के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज़, उनका जुडिशियस यूज़ करें, उनको प्रॉपरली यूज़ भी करें। किसी भी कंट्री के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, राइट। इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर इस एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज के अवेलेबल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप हो गया। वी शुड ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो हैव अप्रोप्रिएट स्किल, कि भाई हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। सोना तब तक सोना नहीं था जब तक इंसानों ने उसको यूज़ नहीं किया। सोना तो पड़ा हुआ था ज़मीन पर, बट इंसानों
इंसानों ने डिस्कवर किया, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ करी, उसको एक रिसोर्स बनाया, राइट। तो सिर्फ रिसोर्स के होने भर से काम नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट फिर भी वो एरियाज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। क्यों इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बेस उतना अच्छा नहीं है, उन रिसोर्सेज को हम पता नहीं कर पाए कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, या फिर हम एक प्रॉपर टेक्निकल नो हाउ नहीं डेवलप कर पाए हैं कि इन रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकें। ठीक है, अगर आप कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री देखोगे, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया था, तो आपको पता चलेगा कि जो भी कॉलोनीज़ थी वो जनरली रिच इन रिसोर्सेज थी, रिसोर्सेज में बहुत ही रिच होती थी, तभी वो फॉरेन इन्वेडर्स को, फॉरेन ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट करती थी और वो वहाँ पर जाके उन कंट्रीज़ को कॉलोनी बना लेते थे, राइट। सो कॉलोनाइजिंग कंट्री को कॉलोनाइज करके उनको हेल्प होती थी, वो वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे और अपना बेनिफिट करते थे, वो ट्रेड करते थे। तो ये शो करता है कि सिर्फ रिसोर्सेज होना ज़रूरी नहीं है। ब्रिटिशर्स क्यों ब्रिटिशर्स क्यों जाकर अपनी कॉलोनीज से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स वर एजुकेटेड, दे हैड द नॉलेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ। तो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से काम नहीं होना चाहिए होएगा, बट यू शुड ऑल्सो नो द टेक्नोलॉजी, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑल्सो अबाउट द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। आपके पास वो टेक्निकल नो हाउ भी होना चाहिए कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, राइट। तो इंडिया अगर आप बोलो तो डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ resources, but it also involves the technology, the quality of human resources, and the historical experiences of people. Moving ahead, we have the concept of conservation of resources. Obvious सी बात है, resources को इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है, indiscriminate exploitation हुआ है, जिसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हर लेवल पर हो, छोटे से छोटे लेवल पर हो, बड़े से बड़े लेवल पर हो, घर के एक नॉर्मल से हाउस होल्ड लेवल पर भी वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए और एट नेशनल लेवल भी वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए। इसको लेकर के ये दिस टॉपिक हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न फ्रॉम आवर लीडर्स एंड थिंकर्स, जिसको लेकर गांधी जी ने भी अपनी बात कही थी, एंड ही सेड a statement that there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. जितनी आपको ज़रूरत है उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इट्स नॉट फॉर योर ग्रीड की और प्रॉफिट चाहिए तो आप रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करो, राइट। उन्होंने कहा था दैट ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स और उनका एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ही मेन रीज़न है रिसोर्सेज के ख़त्म हो जाने का, रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन का, right. He was against the mass production, and he wanted to replace it with production by the masses. ओके, एट एन इंटरनेशनल लेवल, अभी ये तो हम इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्लब ऑफ रोम जो है उन्होंने सबसे पहले वाटर कंजर्वेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। सब्सिक्वेंटली 1974 तक आते आते गांधीयन फिलॉसफी को फिर से प्रेजेंट किया स्कुमाचेर ने अपनी बुक में इन स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल, राइट। और ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बताया था, और उसमें भी उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी थी ताकि हम रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन तक प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन वाली बात एक बुक में पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ओके। और दूसरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी इन अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992, जिसमें हमने बात करी थी, एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज लैंड रिसोर्सेज। सो we live on land, right? हम land पे रहते हैं, we perform all the economic activities on land and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance, right? It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities and all the transport and communication systems. However, we know that land is an asset of finite magnitude, that therefore it becomes important for all of us to use the available land for various purposes and with careful planning, right? Since we have land, so we will use it, but proper planning is important, especially in terms of the usage. India has land under a variety of relief features, right? We have plain, we have plateau, we have islands. Okay, we have a variety of land available to us. Now it's up to us how we are going to use that area. About 27% of the area of country is in plateau region. So plateau region क्या है? That plateau region is very useful. It has rich reserves of minerals, fossil fuels and forest, जो कि country की development में बहुत ही useful होगा। अब हम कैसे हमारे इंडिया में जो भी land resources present हैं, हम उन land resources को कौन कौन से purposes के लिए यूज़ करते हैं? पहला फॉरेस्ट है, ये नेचुरल फॉरेस्ट। सेकेंड, लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो बैरन हो गया, वेस्ट लैंड हो गया, जिसको हमने जिसमें
and second is land which is put to non-agricultural uses, for example building, roads, factories. Okay, then third we have other uncultivated land, in which we exclude the fallow land, राइट. परमानेंट पैस्चर्स, ग्रेडिंग लैंड, जहाँ पे लोगों के जानवर वगैरह, लोगों के स्टॉक वगैरह आकर दे कैन ईट. ओके, दे कैन ग्रेज. एंड लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ऑल्सो. Okay, then we have fallow lands. Fallow lands मतलब they have been left without cultivation for one or less than one agricultural year. ओके, अदर देन करेंट फैलो बाकी बहुत सारे हैं जो कि 1 से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं. कुछ एरिया है नेट सोन एरिया, मतलब जितना कल्टिवेट किया जा रहा है. एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसको बोलते हैं? दैट इज एरिया सोन मोर देन वन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, दैट टुगेदर इज कॉल्ड एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. देन वी हैव लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. अब तक तो सिर्फ इतनी बात हुई कि लैंड को हम किन किन चीज़ों में यूज़ कर रहे थे, राइट. क्या पैटर्न है इंडिया में, कौन से एरिया में किस तरह से हम लैंड को यूज़ करते हैं. कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता होगा, कुछ स्टेट्स होंगे जहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता होगा. तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स. है ना. अब किसी एरिया में लैंड किस तरह से यूज़ होगा, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और साथ में ह्यूमन फैक्टर्स भी कि वहाँ पर लोग कितने रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है. बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे मे बी क्लाइमेट सपोर्ट ना करता हो एग्रीकल्चर, लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उस एरिया को एग्रीकल्चरली यूज़ कर लिया. सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ द फैक्टर्स. टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का हमें पता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ठीक है. लैंड यूज डेटा हाउ एवर available only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully, right. क्योंकि वो जो states हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है. इट्स बिकॉज ऑफ इट्स डिफ़िकल्ट टोपोग्राफिकल सिचुएशंस. तो वहाँ पे फुल्ली मैपिंग नहीं, सर्वे नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से 93% का ही हमारे पास प्रॉपर सर्वे अवेलेबल है. मोर ओवर कुछ एरियाज जम्मू एंड कश्मीर के पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं, और चाइना के, and that has also not been surveyed. The land under permanent pasture has also decreased. Okay, how are we able to feed our huge cattle population in this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality, or the cost of cultivation of such land is very high, right. हमारी इंडिया में नेट सोन एरिया जो भी, मतलब कि जितना एरिया प्रॉपरली जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, नेट सोन एरिया वैरी करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक. व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट? अगेन द रीजंस आर बोथ ह्यूमन फैक्टर्स एज वेल एज द जोग्राफिकल फैक्टर्स. तो 80% से भी ज़्यादा टोटल एरिया कल्टिवेटेड है इन स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दैट वी नो वेरी वेल. वहीं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करोगे, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, आप आइलैंड स्टेट अंडमान एंड निकोबार की बात करोगे, यू विल फाइंड कि वहाँ पे नेट सोन एरिया 10 से भी कम है. ओके. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन डिज़ायर्ड. हमने ये डिसाइड किया था इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 कि 33% हमारा जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, बट हम अब तक 30% नहीं पहुंच पाए हैं. 33% तो दूर की बात है, ठीक है. ये कहा गया था दैट 33% ऑफ द net zone area of the forest cover is important. It's essential for maintenance of ecological balance, right. The livelihood of millions of people who live on these fringes of these forests, that depends upon it. बल्कि अभी भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है. what can be the reason कि हमारा फॉरेस्ट कवर कम है? The reason is only one thing. हम लोग कंटिन्यूसली लैंड को यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, which has resulted in the deforestation of those regions. डिफॉरेस्टेशन लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कवर हमारा लगातार कम होता चला जा रहा है, राइट. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. लगातार आप यूज़ कर रहे हो लैंड को, एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, तो बार बार सिर्फ यूज़ करते चले जा रहे हो, उसमें आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स वगैरह नहीं लगा रहे हो, जिसकी वजह से आप बिना कुछ कंजर्व करने का कोशिश नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है लैंड की क्वालिटी ख़राब होगी, जिसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन. This has resulted in land degradation, and this in turn has serious repercussions on society and environment also. Land degradation and conservation measures, right. We have shared our land with past generations, and we
विल हैव टू डू सो विद फ्यूचर जनरेशंस टू। हमारा मेजॉरिटी ऑफ नीड्स जो होती हैं, चाहे फूड की नीड हो, शेल्टर की नीड हो, क्लोथिंग की नीड हो, वो सब की सब लैंड से ऑब्टेन होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दे हैव not only brought about degradation of land but also they have caused the damage to increase, है ना। रेट भी बढ़ गया है लगातार डिग्रेडेशन का। हम डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं? लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी का ख़राब होना बिकॉज ऑफ ओवर यूज़ और समथिंग, ठीक है। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि लैंड डिग्रेडेशन कॉज करती हैं? हो सकती हैं आपकी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह लगातार काटना जिससे सॉइल लूज हो जाती है वहाँ की। ओवर ग्रेजिंग करवाना एनिमल्स से। ओवरग्रेजिंग से क्या होगा? ओवरग्रेजिंग से भी जो मिट्टी होगी वहाँ की वो लूज़ हो जाएगी। तो जब अगर बारिश होगी या बहुत हैवी स्पीड में पानी वहाँ से गुजरेगा तो वो अपने साथ सॉइल वगैरह की अपर लेयर उड़ा ले जाएगा। तो मिनरल्स और ह्यूमस से जो ह्यूमस रिच सॉइल होती है वो उड़ जाती है वहाँ से, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। माइनिंग और क्वायरिंग का होना, ये सब के सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने लैंड डिग्रेडेशन कॉज किया है। माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क। जनरली क्या होता है कि जहाँ पे माइनिंग हुई उसके बाद उस पर्टिकुलर लैंड को छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया गया तो जिसकी वजह से ओवर बर्डनिंग की वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर लैंड को झेलनी पड़ती हैं। स्पेशली आप इसका एग्जांपल देखोगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे रीजन में क्या होता है, भाई किसी एरिया में माइनिंग वगैरह हुई, उसके बाद वो उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर चले गए, तो उस एरिया में जो लैंड था वहाँ पे उस माइनिंग के अच्छे डीप स्कार्स भी बचे रह जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन करना कि हम पेड़ काटेंगे, जंगल हटाएंगे और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे जहाँ पर माइनिंग हो सकेगी फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप पेड़ काट करके वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करा रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे आप इरीगेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। ओवर इरीगेशन कि भाई खेती कर रहे हो, बार बार इरीगेट कर रहे हो पर्टिकुलर एरिया को, तो ओवर इरीगेशन की वजह से क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया की टॉप सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल बार बार उड़ जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। वाटर लॉगिंग, पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इरीगेशन करोगे तो पानी भी इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे, और पानी के इकट्ठा होने की वजह से उस पर्टिकुलर लैंड की सैलिनिटी बढ़ती है, एल्कलानिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो लैंड फर्टाइल कम हो जाता है, फर्टिलिटी उसकी घटती है, राइट। मिनरल प्रोसेसिंग वगैरह भी सॉइल की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। कैल्साइट और सोपस्टोन वगैरह अगर जम गए मिट्टी के ऊपर तो क्या होगा, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वगैरह को लैंड पे छोड़ देना, उनको बिना ट्रीट करे लैंड पे छोड़ देना भी लैंड की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली अगर लैंड की क्वालिटी ख़राब होगी तो उसकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट होगी, और अगर उसमें जो खेती होगी वो जो उस खेती से जो भी फूड हमारे सामने आएगा वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, वो अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं होगा, राइट। अब इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को, जिसकी बहुत सारी वजह हैं, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरीगेशन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, क्वायरिंग, इन सारी वजहों की, इन सारी फैक्टर्स की वजह से लैंड की क्वालिटी ख़राब हुई है। अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन से मेजर्स होंगे? एफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ लगाना, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स मतलब पेड़ों को लाइन में लगाना एक साथ, ओके। ग्रेजिंग को मैनेज करना, राइट, कंट्रोल करना कि ओवर ग्रेजिंग ना हो रही हो। सैंड ड्यून्स वगैरह को स्टेबलाइज करना, वहाँ पर कैक्टस वगैरह, थॉर्नी बुशेस को आप अगर ग्रो कर दोगे तो वो सैंड ड्यून्स वगैरह थोड़े स्टेबल हो जाएंगे। वेस्ट लैंड्स को प्रॉपरली मैनेज करना, ध्यान रखना माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना हो रही हूँ, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज भी कर रहे हो तो उनको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्चार्ज करो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, सब अर्बन एरियाज़ में। तो इस तरीके के कुछ मेजर्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जुडिशियसली हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और हमारी लैंड की क्वालिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड ही हमारी मेजॉरिटी 95% ऑफ द नीड्स को फुलफिल करता है। और अगर लैंड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ बेटर लाइफ स्टाइल, अ बेटर लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस. So I hope all the concepts are clear, and in the next video we'll talk about soil as a resource. Till now I think the concepts would be clear. Thank you.